हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मोहम्मद सलमान एंड वेलकम टू माय चैनल बायो की पाठशाला। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मिनरल्स आयन का एब्जॉर्प्शन कैसे प्लांट में होता है। ठीक है, हम ये जानते हैं कि देखिए वाटर का एब्जॉर्प्शन रूट हेयर से होता है, जो कि प्लांट्स की रूट का एक हिस्सा है, जो कि रूट्स हेयर से वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। लेकिन मिनरल्स आयंस का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो रूट्स की हेयर से नहीं बल्कि रूट्स की एपिब्लेमा सेल्स से होता है। देखिए, इसके संबंध में बहुत सारे साइंटिस्ट ने अलग अलग थ्योरी दी हैं, जिसमें से मेजर जो अलग अलग डिफाइन किया गया है वो है एक्टिव एब्जॉर्प्शन एंड है सेकंड पैसिव एब्जॉर्प्शन। यानी एक्टिव एब्जॉर्प्शन के थ्रू मिनरल्स आयन का एब्जॉर्प्शन होता है और पैसिव एब्जॉर्प्शन के थ्रू कैसे मिनरल्स आयन का एब्जॉर्प्शन होता है। मैं यहाँ पर एक बात बता दूँ कि पैसिव एब्जॉर्प्शन में किसी भी तरह की मेटाबॉलिक एनर्जी का यूज़ नहीं होता है, लेकिन एक्टिव एब्जॉर्प्शन में यानी कि जिसमें मिनरल्स आयन जो होता है एक्टिव रूप में इंटर कर जाते हैं रूट सेल्स में, उसमें हम ये देखते हैं किसी भी तरह की मेटाबॉलिक एनर्जी की खपत होती है, यानी वहाँ पर एटीपी का इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहले पैसिव एब्जॉर्प्शन की मैं अगर बात कर लूँ, पैसिव एब्जॉर्प्शन के अंतर्गत आती है आयन एक्सचेंज थ्योरी एंड कार्बोनेट थ्योरी। देखिए, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि आयन एक्सचेंज थ्योरी क्या होता है। जैसे किसी प्लांट्स में पोटेशियम आयन की कमी है, ठीक है। अब वो पोटेशियम आयन जो है मिट्टी के अंदर प्रेजेंट है, तो वो कैसे पोटेशियम आयन को इंटेक करेगी रूट्स में। देखिए, प्लांट्स जो होता है उनकी रूट्स में अगर किसी आयन की कमी होती है तो हम ये देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो पहले से ही प्रेजेंट रहते हैं रूट्स में, लेकिन बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनकी डिफिशिएंसी हो जाती है, कमी हो जाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, अगर पोटेशियम आयन की कमी हो जाती है जब प्लांट्स में, तो हम ये देखते हैं कि सोडियम आयन जो रूट सेल्स के अंदर मौजूद है उन सोडियम या किसी भी कैटायंस आयन को रिमूव करता है और किसी भी कैटायंस आयन को रिमूव करेगा और उसकी जगह पर दूसरा कैटायंस आयन जो है इंटेक करता है। तो इस तरीके से आयन एक्सचेंज थ्योरी यानी कि आयन का क्या होता है कि यहाँ पर एक्सचेंज हो रहा है। प्लांट के अंदर पहले से लार्ज अमाउंट में सोडियम मौजूद है, अब उसमें सोडियम की ज़रूरत नहीं है, तो क्या करेगा, सोडियम के मॉलिक्यूल को बाहर करेगा या फिर सोडियम आयन को बाहर करेगा, उसकी जगह पर किसी पॉजिटिव चार्ज को ही यानी कि पोटेशियम को अंदर लेता है। यानी कि कैटायन को कैटायन एक्सचेंज करेगा। और इसी तरह से हम ये देखते हैं कि नेगेटिव चार्ज जैसे कि क्लोरीन आयन या फिर सल्फेट आयन्स की जब प्लांट के रूट्स में कमी हो जाती है या फिर कह सकते हैं प्लांट्स में कमी हो जाती है, तो हम ये देखते हैं कि किसी भी तरह का नेगेटिव आयन्स को रिमूव करना होता है और उसकी जगह पर किसी नेगेटिव आयन्स को रूट्स की सेल जो होती है एपिब्लेमा सेल उनको इंटेक्ट कर लेती है। जैसे कि सल्फेट आयन की अगर कमी है प्लांट्स में, तो हम ये देखते हैं कि अंदर जो रूट्स की सेल्स में पहले से क्लोरीन आयन जो कि एक नेगेटिव चार्ज वाला एलिमेंट्स है उसको रिमूव करता है और उसकी जगह से सल्फेट आयन को इंटेक कर लेता है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, आयन का एक्सचेंज होता है कैटायन के कैटायन के साथ और एनायन का एनायन के साथ। ठीक है, दूसरी थ्योरी है हमारी कार्बोनेट थ्योरी। तो कार्बोनेट थ्योरी इसी पैसिव एब्जॉर्प्शन में आती है। इसमें देखिए क्या होता है, हम ये जानते हैं कि रिस्पिरेशन के दौरान जो रूट सेल जो होती हैं प्लांट्स की रूट जो होती हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करती हैं। अब ये देखिए, जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होगा मिट्टी में, तो मिट्टी के अंदर यानी सॉइल के अंदर मौजूद होता है वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड आपस में क्या हो जाएगा, क्रिएट एक्सचेंज हो जाएंगे। इससे कह सकते हैं कि आपस में मिलकर एक कार्बोनेट बनाते हैं, H2CO3 बनाते हैं। अब इन H2CO3 का डिसोसिएशन होता है। ठीक है, जब डिसोसिएशन होता है तो हम ये देखते हैं कि H+ आयन बनते हैं और HCO3- आयन बनते हैं। ठीक है, अब जैसे प्लांट्स के अंदर पोटेशियम आयन की कमी हो गई है, तो ये क्या करते हैं, ये पोटेशियम आयन जो होते हैं वो HCO3 के साथ क्या करते, कंजुगेट हो जाते हैं और पोटेशियम कार्बोनेट बना लेते हैं। फिर इन पोटेशियम कार्बोनेट जो है इंटर कर जाते हैं थ्रू द एपिब्लेमा इन द रूट सेल्स। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि कार्बोनेट आयन से किसी पोटेशियम यानी किसी भी कैटायंस आयन का इंटेक होता है इन द प्लांट रूट्स में। अब देखिए यहाँ पर H2CO3 के दौरान जब हाइड्रोजन का डिसोसिएट हुआ था,
तो हाइड्रोजन आयन जो होता है किसी दूसरे एनायंस के मॉलिक्यूल के साथ कम्बिनेट हो जाते हैं और वो एंटर कर जाते हैं रूट सेल्स में। जैसे कि हाइड्रोजन अगर फ्लोरीन आयन के साथ मिल जाता है तो यहाँ पर HF यानी कि हाइड्रोजन फ्लोराइड बना लेता है और हाइड्रोजन फ्लोराइड जो है एंटर कर जाता है प्लांट सेल्स में और वहाँ पर फ्लोरीन जो कि कमी थी प्लांट्स में उसकी कमी पूरी हो जाती है। यहाँ पर पोटेशियम की कमी थी प्लांट्स में, यहाँ पर पोटेशियम की जो डिफिशियंसी थी वो पूरी हो जाती है। तीसरी थ्योरी है हमारी, या फिर कह सकते हैं दूसरी थ्योरी है हमारी, डोनम इक्विलिब्रियम थ्योरी। देखिए डोनम इक्विलिब्रियम में ये बताया गया था कि जैसे ही कि प्लांट्स में किसी आयन की कमी होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल सोडियम आयन की कमी है प्लांट में, ठीक है, और सॉइल्स के अंदर ढेर सारे अमाउंट में सोडियम आयन मौजूद हैं, तो हम ये देखते हैं कि सोडियम आयन जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में एंटर कर जाता है रूट सेल्स में। और रूट सेल्स में हम ये देखते हैं कि ढेर सारा सोडियम आयन बनने के बाद हम ये देखते हैं एक तरह सा एक घनायन आवेशित, इसको बोलते हैं कि पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गया है और मिट्टी में नेगेटिव चार्ज कम हो गया, यानी जहाँ पर सोडियम था वहाँ पर सोडियम कमी हो गई है, तो मिट्टी में क्लोरीन आयन भी मौजूद होता है। यहाँ पे हम ये देखते हैं कि पोटेशियम आयन जो है सोडियम आयन इंटर कर जाता है रूट्स में और रूट्स में ढेर सारा सोडियम आयन मौजूद हो जाते हैं। अब देखिए रूट्स में प्रेजेंट है नेगेटिव आयन्स भी। अब ये नेगेटिव आयन जो है इन पॉजिटिव आयन को कम करने के लिए नेगेटिव आयन जो है एंटर कर जाते हैं एपिब्लेमा के थ्रू सेल्स में, ठीक है। ये कहाँ चले गए हैं? रूट्स की सेल्स में। अब यहाँ पर सोडियम आयन के साथ साथ क्लोरीन आयन भी आ गए हैं, ठीक है। अब यहाँ से थोड़ा जो सोडियम आयन की आयन जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, अब ये सोडियम आयन जो है बाहर की ओर मूव कर जाते हैं, यानी कि थोड़ी मात्रा में हम ये देखते हैं कि सोडियम आयन जो है मूव कर जाते हैं बाहर की ओर। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि दोनों का इक्विलिब्रियम जो है बराबर हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे इसलिए इसका नाम इक्विलिब्रियम रखाना है। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि सोडियम आयन और क्लोरीन आयन जो है वो एक लार्ज अमाउंट में हम देखते हैं कि रूट्स में आ जाती हैं, तो इसको बोलते हैं डोनम इक्विलिब्रियम। तीसरी थ्योरी है हमारी मास फ्लो हाइपोथेसिस। इसमें बहुत सारे वैज्ञानिक ये मानते हैं कि जब रूट्स के थ्रू वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है तो साथ ही साथ बहुत ढेर सारे अमाउंट में मिनरल्स आयन का भी एब्जॉर्प्शन हो जाता है। इस थ्योरी को मास फ्लो हाइपोथेसिस या फिर मास फ्लो भी जनरली कहते हैं। अब दूसरी हमारा है एक्टिव एब्जॉर्प्शन। एक्टिव एब्जॉर्प्शन में ये बताया गया था कि यहाँ पर मेटाबॉलिक एनर्जी का इस्तेमाल किया गया है, यानी यहाँ पर कह दें कि यहाँ पर ATP का इस्तेमाल हुआ है। जैसे कि एक्टिव एब्जॉर्प्शन में देखिए कैटायंस या एनायंस का कैसे एब्जॉर्प्शन होता है। रूट्स की जो एपिब्लेमा सेल्स होती हैं, या कह सकते हैं रूट्स की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, जो सेल्स की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में तरह तरह की प्रोटीन्स अटैच होती है, ठीक है। अब देखिए जब किसी प्लांट में किसी आयंस की कमी होती है तो ये आयंस जो होते हैं इन प्रोटीन से आकर चिपक जाते हैं, यानी कि ढेर सारे मतलब कि मिट्टी में आयन मौजूद होते हैं, ठीक है। कैटायंस भी होते हैं और एनायंस भी होते हैं। ये आयन जो है वो किसी प्रोटीन से या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की किसी प्रोटीन से क्या हो जाते हैं? अटैच हो जाते हैं। जब ये अटैच हो जाते हैं तो बनाते हैं कैरियर आयन कॉम्प्लेक्स, ठीक है, कैरियर आयन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। अब इन प्रोटीन के थ्रू क्या होगा? इन आयंस का इंटेक हो जाएगा, यानी इन आयंस का सेल्स के अंदर मूव कर लेंगे, यानी इन आयंस का अपने अंदर ले लेती हैं सेल्स, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा? जैसे फॉर एग्जांपल मैं पोटेशियम आयन की बात करूं, पोटेशियम आयन जैसे ही अटैच होता है प्रोटीन के साथ, प्रोटीन की सेल जो होती है इन आयंस को अंदर ले लेती है, अपने साइटोप्लाज्म में घोल लेती है। तो इस तरीके से हम देखते हैं यहाँ पर ATP का इस्तेमाल होता है, यानी वहाँ पे मेटाबॉलिक एनर्जी का इस्तेमाल होकर आयन जो है एंटर कर जाते हैं साइटोप्लाज्म। इसी में दूसरी थ्योरी है हमारी साइटोक्रोम पंप थ्योरी। देखिए साइटोक्रोम पंप थ्योरी में ये बताया गया था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उनके पास होती है तरह तरह की प्रोटीन्स, ठीक है। इसमें ये होता है कि जो एनायंस होते हैं, यानी कि जिसके पास नेगेटिव चार्ज होता है वो ही प्रोटीन से अटैच होती है और एक एनायंस कैरियर एनायंस कॉम्प्लेक्स बनाता है, ठीक है। ये प्रोटीन क्या करती हैं? इन एनायंस को अंदर ले लेती हैं, अपनी सेल्स में डिज़ोल्व करा लेती हैं।
और जो कैटायंस होते हैं यानी कि जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है वो कॉम्प्लेक्स आयन से या कह सकते हैं प्रोटीन से नहीं जुड़ते हैं, वो डायरेक्ट इंटर कर जाते हैं साइटोप्लाज्म में, यानी कह सकते हैं कि रूट सेल्स के अंदर डायरेक्ट इंटर कर जाते हैं। और यहाँ पर हम ये देखते हैं कि किसी भी तरह की मेटाबॉलिक एक्टिविटी का यूज़ नहीं होता है, लेकिन एनायंस को इंटैक्ट करने के लिए यहाँ पर एटीपी खर्च होती है। यहाँ पर एटीपी का इस्तेमाल करके, एटीपी का यूज़ करके एनायंस को इंटैक्ट कर लिया जाता है, जबकि जो कैटायंस होते हैं इनको डायरेक्ट वो इंटर कर जाते हैं रूट्स की सेल्स में। तो ये थी हमारी एक्टिव एब्जॉर्प्शन एंड पैसिव एब्जॉर्प्शन जो आज हमने समझा। दूसरा चीज़ हम लोग समझ लेते हैं कि वो कौन से फैक्टर हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स आयन की। देखिए, हम ये देखते हैं कि इन्वायरमेंट का टेम्परेचर अगर ज़्यादा हो तो हम ये देखते हैं कि मिनरल्स ऑफ एब्जॉर्प्शन जो होता है वो भी क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा हाई रेट में एब्जॉर्प्शन, यानी कि टेम्परेचर बढ़ने पर हम ये देखते हैं कि एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल आयन इंक्रीज़ होता है। दूसरा फैक्टर है हमारा फोटोसिंथेसिस। देखिए, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन प्रक्रिया अगर प्लांट में बहुत तेज़ी से हो रही है तो हम ये देखते हैं कि एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल साल्ट वो भी इंक्रीज़ करता है। अगर देखें अगर रूट्स में या कह सकते हैं मिट्टी में ऑक्सीजन अच्छी मात्रा में उपलब्ध है तो हम ये देखते हैं कि एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल आयन जो है वो अच्छे खासी मात्रा में होता रहता है, यानी कि मिनरल्स आयन जो है वो भी डिपेंड करता है ऑक्सीजन के ऊपर। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।